हेलो डियर स्टूडेंट। हाँ तो बच्चों, ज्योग्राफी के पहले पार्ट में आगे बढ़ते हुए कल हमने आपको मानव भूगोल की विभिन्न विचारधाराओं के बारे में बताया था। 3 विचारधाराएं निकल के आई थी। पर्यावरणीय निश्चयवाद, जिसे हम प्रकृतिवाद भी कहते हैं, दूसरी थी संभववाद, और तीसरी थी नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद। इसके बाद में हमने पढ़ा था मानव भूगोल का विकास, कि किस तरीके से मानव भूगोल समय के साथ साथ बदलता गया और उसमें क्या क्या परिवर्तन होते चले गए। आज हम बात करेंगे बच्चों मानव भूगोल की कुछ संकल्पनाएं, कुछ विचारधाराएं हैं। इसके बाद में मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र के बारे में। तो देखिए बच्चों, मानव भूगोल की कल्याण परख, यहाँ से चलेंगे अपन। जो मानव भूगोल है उसकी कल्याण परक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। तो मानव भूगोल की कल्याण परक या मानवतावादी जो विचारधारा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है या मुख्य संबंध क्या है? लोगों का सामाजिक कल्याण करना सभी पक्षों में। इनमें आवासन यानी आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित थे इस विचारधारा में। भूगोलवेत्ताओं ने पहले ही स्नातकोत्तर पाठ्यचर्या में सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल का एक कोर्स आरंभ कर दिया है, और ये विचारधारा का जो है वो बीए में कर दिया है, एमए में। इसके बाद में दूसरी है आमूलवादी रेडिकल विचारधारा, जिसने निर्धनता के कारण, गरीबी के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्सवाद के सिद्धांत का उपयोग किया है। मार्क्सवाद सिद्धांत समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से था। जो सामाजिक समस्याएं थीं उनका संबंध किससे था? पूंजीवाद के विकास से। तो कहने का मतलब, जो निर्धनता के कारण बहुत सारी असमानताएं या विभिन्न प्रकार की समस्याएं समाज में उत्पन्न होती हैं, उनकी व्याख्या इस विचारधारा में की गई है और मार्क्सवाद के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। तीसरी है व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ, व्यवहार यानी हम प्रत्यक्ष में देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसके साथ साथ मानव जातीयता, जाति, प्रजाति, मानव प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दिक्काल बोध पर ज़्यादा जोर दिया है। तो सामाजिक वर्गों में प्रजाति, जाति, धर्म के आधार पर जो लोग बटे हुए हैं उसके दिक्काल यानी प्राचीन काल से जो समय के आधार पर जो बोध है उस पर जोर दिया गया है। इसके बाद में हम बच्चों बात करते हैं आगे मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र की। तो देखिए, मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र के मानव भूगोल, जैसा कि आपने देखा है, मानव जीवन के सभी तत्वों तथा अंतराल जिसके अंतर्गत वे घटित होते हैं, वे मध्य संबंध की व्याख्या करने का प्रयत्न करती है मानव भूगोल। मानव के जीवन में जितने भी तत्वों या घटनाएं घटित होती हैं उनका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। इस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर विषयक है। प्रकृति है वो बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ रूप से समस्त विषयों में जुड़ी हुई है। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने और उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ अंतरापृष्ठ विकसित करती है। जो सामाजिक विज्ञान है उसके सहयोगी विषय उनके साथ ये घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। ज्ञान के विस्तार के साथ नए उपक्षेत्रों का विकास होता है। जैसे जैसे इसका संबंध बढ़ता गया उसके नए उपक्षेत्रों का विकास होता गया, और मानव भूगोल के साथ भी ऐसा ही हुआ। आइए मानव भूगोल के क्षेत्रों और उपक्षेत्रों का परीक्षण करें तालिका 1.2 में। तो देखिए बच्चों, नीचे तालिका दी हुई है। ये
बाद में देखेंगे। आपने अनुभव किया होगा कि यह सूची विशाल और विस्तृत है। यह मानव भूगोल के विस्तृत होते परिमंडल को परिलक्षित करती है यानी दिखाती है। उप क्षेत्रों की मध्य सीमाएं। विभिन्न उप क्षेत्रों में मध्य सीमाएं प्राय अतिव्यापी होती हैं, अधिक व्यापक हैं। इस पुस्तक में अध्यायों के रूप में जो सामग्री दी गई है वह आपको मानव भूगोल के विभिन्न पक्षों का पर्याप्त एवं विस्तृत ज्ञान प्रदान करेगी। अभ्यास, क्रियाएं और प्रकरण अध्ययन इसकी विषय वस्तु को और अधिक समझने के लिए आपको कुछ अनुभवाश्रित दृष्टांत प्रदान करेंगे। तो ये कुछ बच्चों के लिए दिया गया है। देखिए बच्चों, इस मानव भूगोल में उसके विभिन्न पक्षों का, विभिन्न क्रियाओं का विस्तार से ज्ञान प्रदान करेगी ये, और इसकी विषय वस्तु को अधिक समझने में सहायता मिलेगी। इसके बाद देखिए बच्चों, हम थोड़ा सा इस सारणी के बारे में बात करें। मानव भूगोल की बृहद अवस्थाएं और प्रणोद कि देखिए मानव भूगोल का विकास किस तरीके से हुआ। सबसे पहला है आरंभिक उपनिवेश युग, जब विभिन्न प्रकार की खोजें हुई, अन्वेषण और विवरण। तो देखिए साम्राज्यिक और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों में खोजों और अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया था। क्षेत्र का विश्व ज्ञान कोशीय विवरण भूगोलवेत्ताओं द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष बना इसमें। इसके बाद में दूसरा है उत्तर उपनिवेश युग, जिसमें प्रादेशिक विश्लेषण पर जोर दिया गया। इसका उपभागम है। इसमें क्या गया है कि प्रदेश के सभी पक्ष के विस्तृत वर्णन किए गए। प्रदेश के सभी पक्ष जो भी थे, मत यह था कि सभी प्रदेश पूर्ण अथवा पृथ्वी के भाग हैं, अतः इन भागों को पूरी समझ पृथ्वी पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। इसके बाद में तीसरा था अंतर्युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक, क्षेत्रीय विभेदन यानी क्षेत्रों में भिन्नताएं। एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है, यह समझने के लिए तथा किसी प्रदेश की विलक्षणता यानी भिन्नता की पहचान करने पर इसमें बल दिया गया। इसके बाद में अगला है 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक यानी 1950 से 1960 यानी 10 वर्षों का अंतराल। इसमें स्थानिक संगठन पर जोर दिया गया। इसमें कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी विधियों, कंप्यूटर से विभिन्न प्रकार की सांख्यिकी विधियों के प्रयोग के लिए विशिष्ट मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में प्राय भौतिकी यानी फिजिक्स के नियमों का अनुप्रयोग किया जाता था। इस प्रावस्था को विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग्य प्रतिरूपों की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला है 1970 का दशक। जैसे ही 1960 के बाद में 1970 का दशक आया, जिसमें मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय हुआ। जो मात्रात्मक क्रांति यानी संख्यात्मक क्रांति आई, उससे उत्पन्न असंतुष्टि और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 1970 के दशक में 3 नई विचारधाराओं का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं के अभ्युदय से मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक यथार्थता के प्रति अधिक प्रासंगिक बन गया। तीनों विचारधाराएं नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद, ये तीनों विचारधाराएं इसमें मात्रात्मक क्रांति के अंतर्गत आईं, जिसने मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बनाया। इन विचारधाराओं की थोड़ी और जानकारी के लिए नीचे दिए गए बॉक्स का अवलोकन करेंगे। इसके बाद में 1990 के दशक के बाद की बात है। भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद शुरू हो गया। बृहद सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न उठने लगे
और अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया। कहने का मतलब भूगोल में जो स्थानीय क्षेत्र पर विभिन्न प्रकार के स्थानीय संदर्भ के पक्ष में विभिन्न प्रकार के जो महत्व हैं उनको समझने पर जोर दिया गया। तो ये तो थी बच्चों मानव भूगोल की बृहद अवस्थाएं और प्रणोद, इनका विकास। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासन। तो देखिए बच्चों, मानव भूगोल के क्षेत्र में सबसे पहले सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश भूगोल, अवकाश यानी छुट्टी वगैरह, सांस्कृतिक भूगोल जो समाज में घर वगैरह निर्माण होता है, लिंग भूगोल यानी लिंगानुपात, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। इसके बाद में नगरीय भूगोल। अच्छा, इनका देखिए सामाजिक विज्ञान से संबंध जो सामाजिक वैज्ञानिक विषय हैं, समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, कल्याण अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, महिला अध्ययन, इतिहास, ऐतिहासिक भूगोल, महामारी विज्ञान यानी चिकित्सा। इसके बाद नगरीय भूगोल नगरीय अध्ययन और नियोजन से संबंधित है, और राजनीति भूगोल राजनीति विज्ञान से संबंधित है। राजनीति में निर्वाचन भूगोल भी आता है, और सैन्य भूगोल जो सैन्य विज्ञान से संबंधित है। इसके बाद में इसका क्षेत्र जनसंख्या भूगोल जिसमें जनांगी विज्ञान से संबंधित है। आवास भूगोल नगर व ग्रामीण नियोजन से संबंधित है, और आर्थिक भूगोल अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का विषय जो है अर्थशास्त्र उससे संबंधित है। इसके अलावा उपक्षेत्रों में देखिए संसाधन भूगोल संसाधन अर्थशास्त्र से, कृषि भूगोल कृषि विज्ञान से संबंधित, उद्योग भूगोल औद्योगिक अर्थशास्त्र से संबंधित, विपणन भूगोल व्यावसायिक अर्थशास्त्र या वाणिज्य से, पर्यटन भूगोल पर्यटन और यात्रा प्रबंधन से, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित। तो इसका मतलब यह है कि सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासकों से संबंधित है ये। इसके बाद में बच्चों ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। पहला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। नीचे 2 विकल्प दिए हैं, उनमें से सही उत्तर चुनना है। देखिए बच्चों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? भूगोल का वर्णन नहीं करता ऐसा कौन सा पॉइंट है? पहला पॉइंट समकलनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, द्वैधता पर आश्रित, या प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो इसका आंसर सही होगा घ, ये इसका वर्णन नहीं करता। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, या प्राचीन महाकाव्य। तो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है तो प्राचीन महाकाव्य बच्चों, क्योंकि प्राचीन महाकाव्य किसके स्रोत हैं? विभिन्न प्रकार के धर्म के। इसके बाद में अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? पर्यावरण और लोगों के बीच में मानव की बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, या मानवीय भाईचारा। तो इसमें आएगा प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही वह अन्योन्य क्रिया करता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? तो उपगमन में देखिए क्षेत्रीय विभिन्नता हमने पढ़ी थी, स्थानिक संगठन पढ़े थे, अन्वेषण और वर्णन, और मात्रात्मक क्रांति। इसमें आंसर सही होगा कि मात्रात्मक क्रांति नहीं है। इसके बाद में देखिए बच्चों, आगे जो भी क्वेश्चन आंसर हैं ये मैंने आपको करा दिए हैं सभी।
बाकी के और क्वेश्चन आंसर रह गए वो मैं आगे करा दूँगा। आज के लिए इतना ही, काफ़ी बड़ी हो गई है वीडियो बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।